भट्टी साहब, अब समरी जब आ गई है, क्या आप अभी भी समझते हैं कोई तनाव है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई इख्तलाफात है? क्योंकि ये भी कहा गया कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने स्पेशल डायरेक्शंस देकर भेजी थी शहबाज शरीफ साहब को एक ख़ास नाम के हवाले से, और वो यहाँ तक भी तैयार थे कि अगर जो है इस पर किसी का इख्तलाफ हुआ और उनकी हुकूमत को भी ख़तरा हुआ, इत्तेहाद को भी ख़तरा हुआ, जरदारी साहब भी नहीं माने, तो उनको इस चीज़ की भी वो कोई इसको खातिर खा में नहीं ला रहे थे, परवाह नहीं थी। मीन्स के स्ट्रिक्टली और ख़ास डिस्कशन हुई लंदन में और डायरेक्शंस देकर भेजा गया। आपको लगता है ये सारा तनाव ही इस वजह से था कि नवाज शरीफ और इत्तेहादियों को लेकर या GHQ को लेकर किसी ख़ास नाम पर इख्तलाफ था? क्या आपने सवाल किया है इतना लंबा, और क्या आपकी मासूमियत है, और क्या उसमें बार बार आप इंट्रो में भी नवाज शरीफ, यहाँ भी नवाज शरीफ, हालांकि ना आपका वो प्रोग्राम देखेंगे ना सुनेंगे। वो 5 मुल्कों की, यूरोपीय मुल्कों की सैर के लिए वो 10 रोज़ के लिए जा चुके हैं, और आप इधर बैठ के उनका नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ। तो ये हकीकत नहीं है नवाज शरीफ के साथ मुशावरत हुई? फिर इतने मरतबा नाम लें तो वो ताकि ओहो, तब तक तो लेट हो चुका होगा ना भट्टी साहब। आपको नहीं पता कि वो आपको नहीं पता कि वो हमारी अदालतों के मफरूर हैं और मुजरम भी हैं। साथ ये लफ्ज़ आपने साबिक वज़ीर आज़म तो लगाया, मगर ये क्यों नहीं साथ लगाया? क्या आप भूल गई हैं ये? और आर्मी चीफ की मुशावरत उनसे हो रही है, किस आइन के तहत हो रही है, किस कानून के तहत हो रही है? और वज़ीर आज़म तो मेरी भी बात सुन लें आप, जितने मर्जी एतराज़ात यहाँ पर उठा लें कि किस हैसियत से उनके साथ मुशावरत हो रही है, इससे भी नवाज शरीफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो नहीं पड़ता, आपको तो पढ़ना चाहिए। हाँ। आपको तो आइडियलिज्म पे रहना चाहिए। हाँ। फ़र्क मेरे कहने से क्या पड़ेगा? मैं क्यों कोई फ़र्क पड़ना है? जब आप लगाते हैं ना साबिक वज़ीर आज़म, वो आए वापस आकर, वो इन अदालतों से जब उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, हम उनका नाम लगाएंगे साबिक वज़ीर आज़म। तो जब आप और मैं एक आइडियल सिचुएशन पे नहीं खड़े होते, एक आइडियल पिच पे नहीं खड़े होते, एक इखलाकी, अब मेरा कोई नवाज शरीफ साहब से ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है कि मैं बार बार ये कहूँ, लेकिन आपने इतना लंबा नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ, कभी दरमियान में एक ब्रैकेट में ये भी कह देती हैं कि हालांकि वो ये, क्या कभी इमरान खान को कहा है कि क्यों वो नवाज शरीफ करते रहते हैं? क्या आपने कभी तहरीक इंसाफ वालों को कहा है कि क्यों वो नवाज शरीफ करते रहते हैं? क्या उन्होंने ये कभी उन सवाल तो वो उठाते हैं, लेकिन इमरान खान क्या कर पाए हैं? शहबाज शरीफ साहब जहाँ भी जाते हैं वाया वो लंदन वापस घूम के आते हैं, जहाँ भी जाते हैं वाया लंदन वो आगे जाते हैं। तो क्यों तहरीक इंसाफ की डिस्कशन में भी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ? आखिर फैसले तो हो रहे हैं ना, इस मुल्क के लिए फैसले हो रहे हैं। आप भी बैठे हुए, मैं भी बैठी हुई हूँ ना, आप कुछ कर पा रहे हैं ना मैं कुछ कर सकती हूँ। नहीं, आपने फिर एक सही नहीं बयान फरमाया। इमरान खान साहब लफ्ज़ हर एक के साथ कभी भगौड़ा लगाते हैं, कभी चोर डाकू लुटेरा लगाते हैं, कभी कुछ और लगाते हैं, कभी कुछ और लगाते हैं। आपने पूरा फिकरा नहीं सुना। लेकिन मेरी जर्नलिज्म और एथिक्स मुझे इजाजत नहीं देते ना कि मैंने और आपने फर्क नहीं डालना, अल्फाज लगाऊं, मुझे इजाजत नहीं है ना। नहीं, मैंने और आपने फ़र्क नहीं डालना, हमने कोई फ़र्क नहीं डालना। हमने अब बात करनी है जो सीधी बात होती है, जो बात करनी। अब आगे आ जाइएगा आपने इस सवाल पे कि आपने कहा ना क्या सारे खदशात दूर हो जाएंगे? क्या हम कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव, तसादम और ये चपकलश ये ख़त्म हो जाएगी? तो घड़ी और छड़ी में फंसी इस कौम के फ़िक्र ना करें, कभी भी ना खदशात दूर होंगे, ना ये कॉन्फ्लिक्ट से निकलेगी, इससे निकलेगी किसी और में फंस जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये हुआ क्यों? सिंपल सी बात है कि हर धड़े ने एक अपना आर्मी चीफ चुना हुआ था, हर धड़े का एक अपना फेवरेट था, और हर धड़ा उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। अब ये है कि आगे क्या होगा? क्या हमारा मसला ये है कि तैनाती है? नहीं है भाई। 100% डिफ़ॉल्ट के ख़तरा हो गया इस मुल्क का, मुआशी दिवालिये का। डॉलर ब्लैक में 241 पर बिक रहा है। हाँ। महंगाई 30% से ज़्यादा हो गई है। कर्जे जो हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनका अब सूद देना मुश्किल हो रहा है। 20 अरब डॉलर हमने अगले 1-1.5 साल में देना है वापस। कोई दोस्त मुल्क मुंह लगाने को तैयार नहीं है। बिजली पहुंच से दूर, गैस नायाब, ऊपर से हर तबका फ़िक्र रुल रहा है।
और उसके अलावा बाहर दुनिया में हम मजाक बने हुए हैं। एक हमारा वज़ीर आज़म पेंट हाउस बैरी कज़ाक, दूसरा वज़ीर आज़म टीटी राज कपूर, तीसरा वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म घड़ी चोर। अब हम के और मजाक बने हुए हैं, हर तरह हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा। अंदर हमारी सियासी अदम इस्तेकाम इतना है कि एक दूसरे को रवादार नहीं है मुंह देखने के। क्या एक तैनाती ये सारा कर देगी? नहीं कर पाएगी। जब आप नहीं खड़े होंगे, जब आप असल मसाइल की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक ये कोई मसला हल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल तैनाती हो जाती है, उसके बाद क्या मईशत, महंगाई, बेरोजगारी, कर्जे, ये सारे हो जाएंगे। 2,500 अरब यानी 250 अरब के पता नहीं 2,500 अरब की वो गर्दिशी कर्जा, कोई हद है? आपके पास यानी पैसे ही कोई नहीं है। ज़र मुबादला 7.5 या 6 अरब डॉलर, वो भी दोस्तों का मांगा तांगा। अब आप बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब और ये शहबाज शरीफ साहब जो तूफानी दौरे कर रहे हैं, इसका हासिल वसूल क्या है? कोई बताएं, कोई हासिल वसूल हो? आप बताएं ये जो आपस में सर जोड़ के बैठते हैं रोज, फॉर एग्जांपल आपने बताया 3-4 मरतबा, 2 मरतबा तो मुझे भी पता है, वो इस तैनाती को लेकर लंदन गए। किसके खर्चे पे गए? हमारे खर्चे पे गए। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जरदारी साहब आ गए और वो मुलाकात इस्लामाबाद में, राना सना साहब का बयान, ख्वाजा आसफ साहब का बयान, शाहिद खकान अब्बासी साहब का बयान, और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा की अपने सदर को तड़ी, और उसके बाद इसहाक डार साहब की डिप्लोमेसी, वो भी बरी हो गए। आजकल बरी होने का बड़ा सीजन चल रहा है। बिल्कुल। तो अब ये बताएं ये कहाँ से, ये एक तैनाती बस, और शाम को सोने से पहले ये एक हल्का सा पीछे मुड़ते हैं और पक्का सा मुंह बना कहते हैं यार ये एक आईनी इदारा है, एक फौज को सियासत में मत घसीटना। सारा दिन इस पे लगे रहते हैं, सारा दिन इस पे लगे रहते हैं। सही। हिलाली साहब, तो इसके लिए आए थे, आप बताइए ना। ये अहल थे, तजर्बाकार थे, अरस्तु थे, हर मसले का हल इनके पास था। इमरान खान निकम्मा था, नाअहल था, वो तो उससे तो कुछ समझ नहीं रहा था। ये क्या 6 महीने की कारकर्दगी आपने देखी है? हाँ। कोई हल है इस रास्ते से निकलने के लिए? किसी ने कोई बताया है? तकर्री के बाद किसी ने कुछ बताया करना क्या है? इलेक्शन ये नहीं करवाना चाहते, आपस में ये नहीं बैठना चाहते, इनके पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स हल नहीं है। तो क्या करें हम? ये 22-24 करोड़ मुल्क क्या करेगा? हम फिर क्या करें? किस तरफ जाएं? असल मसला ये है कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है, गवर्नेंस क्या है। सही। नए आर्मी चीफ के लिए चैलेंज होगा कि सारे डेडलॉक को खत्म करना और फिर सारे पॉलिटिकल मैटर्स में जो भी पिछले 4-5 महीने से जो हम देख रहे हैं, जो इल्ज़ामात लगाए गए, जो इस्टेब्लिशमेंट को कहा गया कि आप हमेशा सियासत में मदाखलत करते हैं, आप लोग दूर रहें। अब जितने इल्ज़ामात लग चुके हैं, क्या ये नए आर्मी चीफ के लिए एक चैलेंज नहीं होगा कि उन्हें मुल्क का जो सियासी हालात है उसमें इस्तेहकाम भी देखना है, और अपने ऊपर जो पिछले 4-5 महीनों में इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं उससे भी आपको अपने आप को अलग करना है? तो आप समझते हैं कितना बड़ा ये चैलेंज होगा उनके लिए? वैसे हद ही कर दी आपने। खारजा पॉलिसी भी अगर फ़ौज ने चलानी है, मुआशी पॉलिसी भी अगर फ़ौज ने चलानी है, हुकूमत को भी फ़ौज ने ही चलाना है, अपोजिशन के मुतालबात भी फ़ौज ने ही पूरे करने हैं, तो फिर इन सारों को घर भिजवा दें, फ़ौज ही आ जाए। फिर मेरा मतलब है कि वही आके तो सारा ये हल कर ले। ये अभी जन साहब फरमा रहे थे कि मसाइल का हल ये बैठ कर तलाश करें। ये मसाइल सारे मसाइल की 80% मसाइल की वजह ये हैं। जो मसाइल की वजह हैं वो मसाइल हल कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दूसरी बात, आप क्यों नारा मारते हैं जमहूरियत का, सिविलियन वाला दस्ती का, वोट को इज्जत दो का, फ़ौज अपने आइनी हदूद में रहे और हमें अपना काम करने दे, जिसका काम उसी को साजे। आज हम क्यों तवक्को रख रहे हैं कि आर्मी चीफ आकर सारे इनके मसाइल हल करे? क्यों भाई करवाए? खुद करें ना अपने मसाइल हल। आप खुद सियासत खेलें, सियासत खेलें। अब अगर आर्मी चीफ नहीं आके सारा कुछ करना है तो ये किस जो के काम है इनके? हम क्या करें? यानी एक जो इक़्तिदार में आता है वो उनके कंधे पे आ जाता है, और जो इक़्तिदार से निकलता है वो उनसे कहता है कि ये इन्होंने निकाला या इनकी वजह से मैं निकाला। और जो भी निकलता है वो कोई एक ऐसा नहीं आया वज़ीर आज़म मेरा जो बाद में आके कहे कि भाईजान जो नाकामियाँ थी वो मेरी थी,
जो कामयाबियां थी वो मेरी थी। सारे आ कहते हो साढ़े को तो इख्तियार ही कोई नहीं सी। ओ भाई आप कर क्या रहे थे अगर आपके पास इख्तियार नहीं था? आप तो बड़े फख्र से बता रहे थे कि 1 पेज है, आप तो फख्र से कह रहे थे कि मेरे पीछे फौज है, मेरे मंशूर के साथ फौज है। ऐसी डेमोक्रेट फौज होती ही कोई नहीं है। ये तो ना ज़िया की फौज है ना मुशर्रफ की फौज, ये तो बड़ी वो डेमोक्रेट और हुकूमत के साथ चलने वाली फौज है, और फौज पर तनकीद जो है वो मुल्क दुश्मनी है। तो आप तो ये हमें उस वक्त बता रहे थे, हम 1 पेज पे हैं, तो बाद में जब इक़्तिदार से निकलते हैं तो उस वक्त कह देते हैं अल्लाह माफ़ी हमारे पास तो था ही कोई ना। अब इमरान खान साहब के सारे चीज़ें सच्ची, उनको हक है सियासत का, लेकिन फौज इतनी ताकतवर तो ना निकली ना कि वो साईं उस्मान बुज़दार को हटवा देती। फौज इतनी ताकतवर तो ना निकली ना कि वो DGISI की तकर्री 2 दिन में करवा लेती। फौज इतनी ताकतवर तो ना निकली ना कि वो इनको टड्डी दिल पे, कोरोना पर, कश्मीर पर, अभिनंदन पर, सैलाब पर, इन सारों पर इकट्ठा बिठा सकती। तो जहां आपने खड़ा होना होता है वहां आप खड़े हो जाते हैं, जहां आपने नहीं माननी होती वहां आप नहीं मानते, और जब आपके पास नाकामी कोई होती है आप सारा मलबा उन पे डाल के चले जाते हैं। खड़े हो जाएं भाई, ये नाकामी मेरी थी, ये कामयाबी मेरी थी। आपने अगर एक तरफ अलमे बगावत बुलंद करके रखा है तो रातों को क्यों मुलाकातें करते हैं? अगर आप हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए चले हैं तो 3 PR फर्म्स क्यों हायर करते हैं कि ताल्लुकात मेरे अच्छे हो जाएं, इमेज अच्छा हो जाए? बिल्कुल। आप एक जगह पे खड़े हो ना। और दूसरी तरफ देख लीजिए कि हमें सुनाया जाता था कि इमरान खान का अरेंजमेंट, ये जो सारे कहते थे असम्बली भी जाली है, झुरलू ज़दा है, मैंडेट भी जाली है, फलाना भी जाली है, फलाना, अब उसी में बैठ के खाए पिए जा रहे हैं। ये जो अगर ये कहते थे कि ये इमरान खान वाला अरेंजमेंट चल नहीं रहा, तो मुझे ये बताएं मौलाना साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, कि क्या ये अरेंजमेंट चल रहा है जो 6 महीने से चल रहा है? क्या ये मुल्क चला पा रहा है? नहीं चला पा रहा।